सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में एलिफैटिक यौगिकों के आईपीएससी नेम को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम के बारे में। तो दोस्तों अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो इसके पहले की 2 वीडियोज़ को आप देख लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो दोस्तों अगर आप उन 2 वीडियोज़ को देख लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ इसके नियम हैं, इस नियम को जानेंगे और उसके बाद में उदाहरण लेकर समझेंगे। अगर इस नियम में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो जब हम उदाहरण आपको बताएंगे तो वहाँ पर आप पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में हमें कई स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कोई भी जटिल कार्बनिक यौगिक हो उसका आईपीएससी नेम हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पहले स्टेप पर हम बात करते हैं। दोस्तों पहले स्टेप में हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है, अर्थात सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी उपलब्ध कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं हम। उसके बाद में सेकंड स्टेप है वो है मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक समूहों की सारणी के अनुसार मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं, अर्थात यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह की सारणी है इसको हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार यहाँ पर क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं। अब दोस्तों अगर हम आते हैं तीसरे स्टेप पर, तो तीसरा स्टेप है चयनित सबसे लंबी श्रृंखला में स्थित कार्बन परमाणुओं को संख्या प्रदान करना है। अब दोस्तों कार्बन परमाणुओं को संख्या प्रदान करने के कई नियम हैं, क्योंकि कई प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें हमें कई प्रकार से यहाँ पर कार्बन परमाणुओं को संख्या प्रदान करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले नियम पर हम बात करते हैं। दोस्तों यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो वरीयता सूची। अब दोस्तों वरीयता सूची को हम इसके एक वीडियो छोड़कर पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों वरीयता सूची के अनुसार सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन, जो मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन होते हैं उससे, या फिर मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु न होने पर उसके निकटतम कार्बन को न्यूनतम अंक देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये इसका पहला नियम हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे नियम पर। दोस्तों दूसरा नियम है यदि कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह न हो तो प्रतिस्थापित समूह से निकटतम कार्बन को न्यूनतम संख्या प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रतिस्थापित समूह आया है इसको जब हम उदाहरण समझेंगे तो वहाँ पर अभी क्लियर कर लेंगे। अब आते हैं हम अगले नियम पर। दोस्तों द्वय एवं त्रिबंध दोनों के उपस्थित होने पर अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे इसमें से कोई बंध अधिक निकट हो। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर द्विबंध या त्रिबंध ज़्यादा निकट पड़ेगा वहाँ से हम कार्बन को संख्या प्रदान करना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों अगर हम अगले नियम के बारे में बात करें तो द्वय एवं त्रिबंध दोनों के सिरों के समान दूरी पर स्थित होने पर द्विबंध को वरीयता दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हो गए नियम। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में आईपीएससी नेम लिखने के लिए एक सूत्र बताया था, तो उस सूत्र को यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। वो सूत्र था आईपीएससी नेम बराबर पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। तो ये था हमारा सूत्र। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमें इस कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नेम निकालना है, तो इसके लिए जितने नियम हमने अभी पढ़े हैं इसी नियम को यहाँ पर लगाएंगे और आईपीएससी नेम को आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, तो यहाँ पर भी हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। और चयन कैसे किया जाएगा, यहाँ पर जो लंबी श्रृंखला लिया जाएगा, ये सबसे लंबी श्रृंखला ये इस साइड से है, ये लीनियर है। यहाँ पर देखिए सी 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 इस प्रकार से है। यहाँ पर देख लीजिए CH3 CH2 CH फिर CH2, ये इस प्रकार से ये सबसे लंबी श्रृंखला है कार्बन की। अब यहाँ पर बात आता है कि किस तरफ से कार्बन का आंकन किया जाए। तो कार्बन का अंकन अर्थात कार्बन को गिना कहाँ से जाए ये हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर एक नियम पढ़ा था इसके अंकन में
कि जहाँ पर क्रियात्मक समूह होता है उसके पास वाले या उससे ही कार्बन का गिनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके पास CH2 है, तो दोस्तों यहाँ पर CH2 से हम कार्बन का गिनना स्टार्ट करेंगे। और हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें सबसे लंबी श्रृंखला को लेना है। तो यहाँ पर CH2 में जो कार्बन है इसको हम पहला कार्बन मान लेंगे, दूसरा कार्बन CH वाले को मान लेंगे, CH2 वाले को तीसरा कार्बन मान लेंगे और CH3 वाले को चौथा कार्बन मान लेंगे। इस प्रकार से हमारी लंबी श्रृंखला भी हो जाएगी और कार्बन हम गिन पाएंगे। अब दोस्तों ये हो गया। इतनी बात हो जाने के बाद में अब हमें सबसे पहले जानना है कि मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा ब्यूट। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन जितने हमने गिने हैं वो हैं 4, और 4 कार्बन के लिए जो मूल शब्द होता है वो ब्यूट होता है। जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, चौथे कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ब्यूट हो गया। अब बात आती है प्राथमिक अनुलग्न की। तो यहाँ पर जो प्राथमिक अनुलग्न लगेगा वो लगेगा एन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं या जितने भी जुड़े हुए हैं ये क्या है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, अर्थात यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा या फिर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर जो प्राथमिक अनुलग्न लगता है वो लगता है एन। तो यहाँ पर जो प्राथमिक अनुलग्न लगेगा वो लगेगा एन, तो यहाँ पर हम एन लिख देते हैं। अब इसके बाद में बात आता है द्वितीयक अनुलग्न की। तो यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न जो होगा वो होगा आल। क्यों होगा? क्योंकि जो OH समूह जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह, इसके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो लगता है आल। और यहाँ पर जो पहले कार्बन जो यहाँ पर है इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा 1 आल। तो यहाँ पर जो इसका द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा वो हो जाएगा 1 आल। यहाँ पर आल जो हम बोल दिए हैं OH के लिए, इसकी हमने सारणी बनाकर इसको समझाया इसके पहले वाले वीडियो में, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा तो इसको आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा कि किसके लिए कौन सा द्वितीयक अनुलग्न उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आल होगा। ये इतना हो गया। अब बात आता है प्रतिस्थापक की। तो प्रतिस्थापक को यहाँ पर जब हम अभी नियम पढ़ रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि अभी प्रतिस्थापक को जान लेंगे। तो दोस्तों प्रतिस्थापक यहाँ पर क्या है कि जो ये दूसरा कार्बन है इसके ऊपर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो यही है इसका प्रतिस्थापक। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और उसके बाद में जो ये मेथिल लगा हुआ है तो मेथिल, यहाँ पर 2 मेथिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर प्रतिस्थापक जो होगा वो हो जाएगा 2 मेथिल। तो यहाँ पर ये हो गया 2 मेथिल। अब इतना हमने तैयार कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, जो कि हमने अभी सूत्र के अनुसार पढ़ा है। तो उसके सूत्र के अनुसार यहाँ पर अभी हम इसको बैठा देंगे तो यहाँ पर हमारा IUPAC नेम का पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रतिस्थापक को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 मेथिल, इतना हो गया। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये वह हो गया 2 मेथिल 1, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो बात है वो है मूल शब्द की। तो सबसे पहले मूल शब्द को लिखेंगे तो ब्यूट हो गया, इतना हो गया। ब्यूट के बाद में प्राथमिक अनुलग्न लगेगा। तो इसमें प्राथमिक अनुलग्न है एन, तो यहाँ पर ब्यूट लिखे और उसी में जब एन जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन, इतने हो गया। अब उसके बाद में जो है वो है द्वितीयक अनुलग्न। तो यहाँ पर जो द्वितीयक अनुलग्न है वो है 1 आल। तो 1 को तो हम पहले लिख दिए हैं। अब उसके बाद में आल है तो यहाँ पर ब्यूटे हो चुका है, यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटे आल यानी ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो गया 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नेम हम जान गए। तो दोस्तों ये हो गया जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं गोविंद जायसवाल 8587, हम आप सभी को वहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।